अभी इसमें ओशन टेम्परेचर में कुछ रह गया था? हाँ कि नहीं रह गया था? हो गया था? नहीं नहीं, अभी कुछ कारण वगैरह बताना था, बता रहे थे। उसमें से हमने 3-4 कारण बताए थे आपको। कौन कौन से बताए थे? पहला बताया था हमने कि इंसोलेशन, है ना, कि सूर्य की किरणें किस तरीके से आती हैं और किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है ना। दूसरा हमने बताया होगा कि प्रचलित पवन, है ना, पवन एक तरफ से दूसरी तरफ चलती है और चलती तो पानी को लेके जाती है, नीचे से पानी ऊपर आता है और अपवेलिंग ऑफ करंट होता है, और उससे क्या होता है कि जो है नीचे से जो पानी आता है वो ठंडा होता है, तो प्रचलित पवन का प्रभाव हो गया। फिर हमने बताया होगा ओशन करंट। ओशन करंट में हमने बताया होगा कि जहां पर गर्म जलधाराएं जाती हैं ठंडे प्रदेशों में, वहां के तापमान को थोड़ा सा बढ़ा देती है ना। उदाहरण दिया था हमने गल्फ स्ट्रीम का, दिया था कि नहीं दिया? गल्फ स्ट्रीम का उदाहरण दिया था। फिर वहां पर जाके वो धारा टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, तो आसपास का मौसम अच्छा हो जाता है और बर्फ पिघल जाती है। उसके विपरीत अगर कोई धारा ऐसी है जो ध्रुवों से बर्फ के पिघलने से प्राप्त कर रही पानी को, और उधर से विश्वोदय की तरफ आ रही है, तो ठंडा पानी लेके आ रही है, तो जहां जहां वो पहुंचेगी वहां टेम्परेचर कम कर देगी, है ना। तो समुद्र का भी टेम्परेचर कम हो जाएगा, आसपास के एनवायरमेंट का भी कम हो जाएगा, और बगल में अगर कोई महाद्वीप है तो वहां पे भी शीतलहरी हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने वो 3-4 चीजें बताई थी। एक चीज और हमने बताया कि नहीं बताया मुझे याद नहीं है, लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, बताए थे। तो लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। मतलब ये है कि इसमें कहा जाता है, तो या फिर वही हो गया, चलो नया पेन लेते हैं। इसमें ये होता है कि जहां जिस इलाके में लैंड एरिया ज्यादा होती है, वाटर एरिया कम होती है, वाटर सरफेस कम होता है, वहां पर जो है लैंड एरिया क्या होता है कि जब जो है ग्रीष्म ऋतु होता है तो स्थलीय भाग जल्दी गर्म हो जाता है ना। आपने देखा होगा कि स्थलीय भाग तेजी से गर्म होता है और समुद्री भाग धीरे धीरे गर्म होता है। तो स्थलीय भाग जब ज्यादा गर्म हो गया तो एटमॉस्फेयर भी गर्म हो जाएगा, है ना, उसमें सब पूरा माहौल गर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसका प्रभाव समुद्र पे भी पड़ेगा, तो समुद्र का पानी भी ज्यादा गर्म होगा, है ना। तो इस तरीके से जिस हेमिस्फीयर में, जिस गोलार्ध में जो है ज्यादा टेम्परेचर होगी, सॉरी ज्यादा लैंड एरिया होगी, उस गोलार्ध में औसत तापमान अधिक होगा, और जिस गोलार्ध में जो है स्थल भाग कम होगा, जलीय भाग ज्यादा होगा, उधर औसत तापमान थोड़ा कम होगा। तो आप लोग ये बताओ कि किस गोलार्ध में स्थलीय भाग कम है? कम है दक्षिणी गोलार्ध, है ना। सदर्न हेमिस्फीयर में कम है जो है लैंड एरिया है। क्यों? क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि इधर एक मान लो ये दक्षिण अमेरिका हो गई, ये अफ्रीका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, इतना ही तो लैंड है। अगर इक्वेटर के इधर देखें तो, है ना, विषुवत रेखा के इधर, और इक्वेटर के नॉर्थ पूरा नॉर्थ अमेरिका है, पूरा यूरोप है, एशिया है, यूरेशिया पूरा सब पूरा भरा हुआ है ना। तो इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है स्थलीय भाग ज्यादा है, तो स्थलीय भाग ज्यादा गर्म होगा, तो वहां के समुद्र भी थोड़ा सा गर्म होंगे, तो एवरेज टेम्परेचर थोड़ा सा स्लाइटली इधर ज्यादा हो जाएगा, इधर थोड़ा सा कम रहेगा। तो इस तरीके से ये चीजें हैं। अब आपको ये देखना है कि समुद्री सतह पर जो है जो ओशन टेम्परेचर है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसमें 2 तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है हमें, एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नहीं बहुत इजी है, सरफेस टेम्परेचर में ज्यादा परेशानी नहीं है, वर्टिकल टेम्परेचर में ज्यादा परेशानी है, इसमें ज्यादा कुछ समस्या नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि जो बीच वाला पोर्शन है ये रेड दिख रहा है, रेड का मतलब जो है मैक्सिमम टेम्परेचर, है ना, इस इलाके में मैक्सिमम टेम्परेचर, और जैसे जैसे नीले की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आप ये देखेंगे कि विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों पे जाएंगे, है ना, देखो ये मान लो विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है कि नहीं? विषुवत रेखा यहीं पर है, देख लो ध्यान से, ये वर्ल्ड का मैप है, विषुवत रेखा ऐसे गुजरती है, इसके इक्वेटर के आसपास सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर जो है टेम्परेचर ज्यादा है। जिस इलाके में लैंड एरिया ज्यादा रहेगी वहां भी टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, इस इलाके में लैंड एरिया ज्यादा है तो यहाँ का टेम्परेचर हाई है। इंडियन ओशन देखो ये है हिंद महासागर, हिंद महासागर में देखो
ये महासागर खुला हुआ महासागर नहीं है, उत्तर की तरफ से बंद है ना। इंडिया है, इधर पाकिस्तान वगैरह है, ईरान है, ये सब अरेबियन प्लेटू है, ये अफ्रीका है, और इनसे जो है इधर ऑस्ट्रेलिया है, इनसे घिरा हुआ ये महासागर है। तो ये महासागर स्थल भाग से ज्यादा घिरा होने की वजह से स्थल का प्रभाव इस पर ज्यादा पड़ रहा है, तो इसलिए इसका टेम्परेचर काफी हाई है ना। तो इस तरीके से जो है ये देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि इस रेखा के साउथ में रेड एरिया थोड़ा सा कम है और इसके नॉर्थ में रेड एरिया ज्यादा है थोड़ा सा, है ना। मतलब ये है कि टेम्परेचर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है टेम्परेचर, और इधर जो है सदर्न हेमिस्फीयर में जो है थोड़ा सा कम है। इधर इधर नीला और ब्लू एरिया ज्यादा है, इधर थोड़ा रेड एरिया ज्यादा है। इधर ब्लू एरिया थोड़ा दूर से शुरू होता है, यहाँ थोड़ा पास से शुरू हो जाता है। इक्वेटर के काफी करीब ब्लू एरिया है ना, है कि नहीं। तो इसका मतलब इधर टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। दूसरी बात यह है कि हमने ये भी बताया था कि विषुवत रेखा पे जो है मिनिमम टेम्परेचर नहीं पाया जाता है। लोग मेरा साइन कर दो, देखो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको बहुत ध्यान से सुनो कि मैक्सिमम टेम्परेचर हमें यही लगता है कि विषुवत रेखा के आसपास होगा, क्योंकि वही सूर्य की किरणें बस बस सीधी चमकती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। विषुवत रेखा के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं होता है ना। वहां पर इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहां पर लो प्रेशर पाया जाता है, हवाएं ऊपर उठती हैं और रोज बादल बनते हैं, रोज बारिश होती है, और बादल बारिश की वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है ना। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आपको देखने को मिलेगा इस इलाके में, इस इलाके में, है ना। यानी कि इक्वेटर से 5-10 डिग्री थोड़ा नॉर्थ में जाओगे और थोड़ा साउथ में जाओगे तो वहां पर जो है ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा, और थोड़ा नॉर्थ में जाओगे जहां हाई प्रेशर बेल्ट है ना, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, सब ट्रॉपिकल जो है हाई प्रेशर बेल्ट, वहां पर भी टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां बारिश नहीं होती है ना। सूर्य की किरण जो है हवा नीचे सबसाइड होती है, नीचे आती है, और वर्षा के लिए विपरीत दशा बनती है, आसमान क्लियर होता है, सूर्य की रोशनी ठीक ठाक पड़ती है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो है मध्य अक्षांशों पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, या उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। शीत ऋतु में तो घटा रहेगा, लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु आएगी उस हेमिस्फीयर की तो वहां पर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहेगा, है ना। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है। और बाकी नॉर्मल सा नियम है कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम उत्तर की तरफ जाएंगे या दक्षिण की तरफ जाएंगे, यानी कि ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा, है ना। टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा, और उसके कम होने की जो दर है वो इस तरीके से है कि हर लैटिट्यूड पर, हर जो है अगले लैटिट्यूड पर, एक एक लैटिट्यूड जैसे जाएंगे तो जो है ऐसा कर सकते हैं 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड कम होगा उत्तर की तरफ, है ना। और इस इलाके में जो एवरेज टेम्परेचर होगा विषुवत रेखीय क्षेत्र में वो कितना होगा? वो टेम्परेचर होगा लगभग जो है 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। मतलब विषुवत रेखीय क्षेत्र में समुद्र के सतह का तापमान लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा, या 26-26.5 के आसपास, है ना। तो 26 यहाँ पर है, और जैसे जैसे नॉर्थ या साउथ की तरफ हम जा रहे हैं वैसे हर लैटिट्यूड पर एवरेज रूप से 0.5 जो है डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो रहा है ना। तो धीरे धीरे घटता चला जाएगा। ये हर जगह ऐसा नहीं होगा कि यही रेट रहे कम होने का, लेकिन नॉर्मली एवरेज रूप से यही मिलता है ना। दूसरी बात यह है कि इसको जो है, अच्छा इसमें बहुत सारी समताप रेखाएं होती हैं, समताप रेखाएं होती हैं, जैसे खींची होती हैं, उनको क्या कहते हैं? आइसोथर्मल लाइन, है ना, आइसोथर्म। इसको भी ध्यान रखो, कोई पूछे आइसोथर्म क्या होता है तब क्या बताओगे? आइसोथर्म, या इसको समताप रेखा भी कहते हैं, समताप रेखा, ठीक है। इसमें समताप रेखाएं बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दी हुई हैं, लेकिन कुछ मैप होते हैं जिसमें बहुत अच्छे से रेखाएं दी होती है, उसमें लिखा रहता है ये 26 डिग्री है, 25 डिग्री है, 24 डिग्री है, ऐसे से घटता चला जाएगा, है ना। सूर्य की किरणों से कोई मतलब नहीं है। समताप रेखा वो रेखा है जो समान ताप वाले स्थानों को मिलाती है ना। समान टेम्परेचर वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को ही समताप रेखा कहते हैं, है ना। तो समताप रेखा, समदाब रेखा, समलवणता रेखा, सम टाइप की बहुत सारी रेखाएं होती हैं, है ना। इसमें सभी के सामने आगे आइसो लगा होता है ना। ये आइसो
ISO, आइसो, है ना। आइसोथर्म है ये, आइसो हैलाइन होती है एक, है ना, आइसोनेफ होती है, आइसो बार होता है ना, आइसो आइसो करके बहुत सारी रेखाएं होती हैं। इन सबको आप लोग देखना होगा जब कभी आगे कल के नेट जेआरएफ का एग्जाम वगैरह देना चाहोगे तो इससे क्वेश्चन आता है कि ये आइसोनेफ किस लिए है। सब मेघ रेखा को आइसोनेफ कहते हैं, सब मेघ रेखा, मेघाच्छादन जहां समान मात्रा में होगा उन सभी स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोनेफ होगी। तो इसी तरीके से समताप रेखाएं होती हैं, आइसोथर्म कहते हैं इसको, है ना। बहुत क्लियर है, थर्म से मतलब तापमान होता ही है ना, तो समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया जो है इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, यानी कि जो समुद्र है उसके सरफेस पे किस तरीके से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हमें जो देखना है वो देखना है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि समुद्र में जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर किस तरीके से डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें कहीं है वो मैप, इसमें मैप हटा देना सही आ जाएगा। ये डायग्राम देखो, ये जो है समुद्र के अंदर गहराई में उसके वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। इसमें ये देखा गया है, देखेंगे आप, जो चीज समझ दिख नहीं रही उसको मैं दिखा देता हूं। ये लिखा है इंक्रीजिंग डेप्थ, मैं यहां लिख दे रहा हूं। ये डायग्राम आप लोग बनाओ, है ना। इसमें क्या है, आपको बनाना कैसे है, एक रेखा ऐसे खींच देनी है और एक ऐसे खींच देनी है, ऐसे और ऐसे, है ना, पूरी इसकी आउटलाइन हो जाएगी। फिर इस वाले पे देख बनाना है आपको इसकी गहराई, डेप्थ, है ना। यहां पर लिखा है इंक्रीजिंग डेप्थ, है ना, ये डेप्थ लिखा हुआ मीटर में है ये। तो अब देखो डेप्थ कैसे लिखा हुआ है, यहाँ 0 है मीटर, यहाँ 500 मीटर, यहाँ 1000। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये थोड़ा खुल जाता तो इसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती। काम चल रहा है, काम चलाओ, है ना। आखिर ये डायग्राम नीला नीला तो दिख ही रहा होगा, बाकी चीजें हम लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। यहां पर टेम्परेचर लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर लिखा हुआ है इस वाले पे एक्सिस पे, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ये है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर में ये लिखा हुआ है, यहाँ 0 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ 4 डिग्री लिखा हुआ है, 5, ये 12 डिग्री लिखा हुआ है, और ये 18 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, ये 24 डिग्री लिखा हुआ है। इस तरीके से है, मतलब 0 से लेकर के 24-25 तक जा सकते हो आप इसमें, ठीक है। ऊपर टेम्परेचर यहाँ 0 है, इधर की तरफ 24 है, धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। 5-5 के अंतराल पे आप मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है गहराई 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, है ना, ऐसे 500 करके गहराती चलते जाएं, और यहाँ पर लगभग 4-5 हजार गहराई तक लिख दें, ठीक है। 4500 तक लिख लो, 4500 मीटर गहरा, ठीक है। ये गहराई हो गई। अब इसमें देखो टेम्परेचर कैसे घट बढ़ रहा है। ये डायग्राम बन गया। ये लाइन नहीं मत खींचना, ये लाइन या खींची लो, मैं बता देता हूं कैसे। इसमें देखो क्या है कि ये जो 500 फीट 500 के आसपास की जो रेखा है, ये एक लेयर इसमें ये है, फिर दूसरी लेयर 1000 तक है ये, है। हमने 2 लाइन ये खींचा। इस प्रकार से पूरी जो समुद्र की तली है, जो गहराई है, वो 3 लेयर में डिवाइड हो गई, है ना। पहले ऊपर वाली लेयर, फिर मध्य वाली और फिर नीचे वाली। नीचे वाली लेयर काफी गहरी है, 1000 मीटर के नीचे पूरी एक ही लेयर है, और 500 से 1000 के बीच में एक लेयर है ना। और उसमें जो ये लेयर है बीच वाली, यही सबसे महत्वपूर्ण लेयर है। इसको सबसे ऊपर वाली को हम कहेंगे टॉप लेयर, टॉप लेयर। इसको यूफोटिक भी कहेंगे, यूफोटिक भी कहेंगे। यूफोटिक मतलब ये है कि फोटिक मतलब होता है जिसमें प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पहुंचे। यू मतलब बढ़िया से पहुंचे, अच्छे तरीके से पहुंचे, है ना। जहां पर सूर्य का प्रकाश ठीक ठाक पहुंचता है उस लेयर को कहते हैं यूफोटिक,
सबसे ऊपर वाली लेयर पे टेम्परेचर बढ़िया मेंटेन रहता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश के गहराई तक आता है, यानी कि 500 मीटर की गहराई तक सूर्य की रोशनी नीचे जाती है, तो इसीलिए इसको यूफोटिक लेयर कहते हैं। उसके नीचे जो ये वाली लेयर है, ये है ना, यहां से लेके यहां तक, इस लेयर को कहते हैं थर्मोक्लाइन। क्या कहते हैं? थर्मोक्लाइन। ये थर्मोक्लाइन है। इस थर्मोक्लाइन का मतलब यह है कि इस लेयर में टेम्परेचर तेजी से घटता है, टेम्परेचर चेंज बहुत ज्यादा होता है ना। तो ये देखो आप, ये जो रेखा है यहां से ऐसे चली, ये यहां इधर आई, फिर तेजी से कम होते होते यहां आके कुछ सीधी होगी, नहीं होगी? जब यहां पहुंची तो उसके बाद बहुत धीरे धीरे इसमें कम हो रहा है, लेकिन यहां से लेके यहां तक कितना तेज गिरावट आ रही है टेम्परेचर में। इसमें ये दिखा रहा है कि अगर हम देखें विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सतह के जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है ना। तो ऊपर यहाँ पर हम देखेंगे 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चला, फिर नीचे कुछ दूर वो टेम्परेचर मेंटेन रहा, फिर टेम्परेचर में गिरावट आने लगी, देखो कम होने लगा, इधर जाएगा तो टेम्परेचर कम, इधर जाएगा तो टेम्परेचर ज्यादा, है ना। तो टेम्परेचर में गिरावट आने लगी, और जब हम 500 मीटर के आसपास पहुंचे, जहां पर सूर्य की रोशनी नीचे नहीं जाती है, वहां पर टेम्परेचर तेजी से गिरा, ये बहुत तेज गिरा, और यहां आकर के 1000 मीटर गहराई पे गिरना फिर कम हो गया, एक मिनिमम लेवल पे पहुंच गया, उसके बाद टेम्परेचर में गिरावट बंद हो गई। तो जहां पर टेम्परेचर में तेजी से परिवर्तन होता है, बहुत तेज परिवर्तन होता है, उसी को कहते हैं थर्मोक्लाइन, है ना, थर्मोक्लाइन। और उसके बाद यहां पर कोई चेंज नहीं होता है, और इसको कहते हैं डीप लेयर, डीप लेयर है, गहरी। तो इसको, ये जो सिस्टम होता है इसको कहते हैं 3 लेयर सिस्टम। थ्री लेयर सिस्टम इसको कहते हैं, जहां पर ये 3 लेयर एग्जिस्ट करती हैं। अब आपको मैं बता दूं, ये जो 3 लेयर सिस्टम है इसके बारे में कुछ नियम है। नियम ये है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में ये तीनों लेयर हमेशा एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि उस सतह का तापमान हमेशा हाई रहता है, और नीचे का तापमान हर जगह कम है, इधर भी कम है, इधर भी कम है, सब जगह कम है। चाहे ध्रुवों पे चले जाओ तब भी नीचे वही तापमान है। कितना तापमान है? 4 डिग्री के आसपास, ये 4 डिग्री लिखा हुआ है, और इसी के आसपास है ये टेम्परेचर। तो नीचे का जो डीप ओशन है, वहां का पानी सब जगह पे, चाहे ध्रुवों पे जाओ, चाहे विषुवत रेखा के नीचे जाओ, सभी जगह पे 4 डिग्री के आसपास एग्जिस्ट करता है। ये बात समझ पा रहे हो? लेकिन विषुवत रेखा के पास सतह का तापमान ज्यादा है, लेकिन उसके नीचे भी कम है ना। विषुवत रेखा के पास नीचे जाओगे तो टेम्परेचर वही निकलेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब यह है कि विषुवत रेखा पे जैसे हम नीचे जाने लगेंगे तो पहले कुछ दूर तक टेम्परेचर में बहुत कमी नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही 500 मीटर हम क्रॉस करेंगे टेम्परेचर तेजी से घटने लगेगा, और घटते घटते जाके जैसे हम 1000 मीटर के आसपास पहुंचेंगे, वो टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, 4, 5, 6 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। जितना और गहराई पे जाएंगे तो धीरे धीरे वो 4 के आसपास आने का प्रयास करेगा। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि विषुवत रेखा के पास तीनों लेयर पाई जाती है, यूफोटिक लेयर यानी अपर लेयर, और थर्मोक्लाइन, और नीचे डीप लेयर, तीनों लेयर पाई जा रही है। लेकिन जब हम मध्य अक्षांशों पे जाएंगे, है ना, 40, 50, 60 डिग्री के आसपास, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर ये होगा कि वहां पर ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर सतह का ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो ज्यादा कितना होगा? बहुत ज्यादा नहीं होगा, ये 17-18 के आसपास होगा, है ना। इसका हम कलर चेंज करते हैं, देखो ये बता रहे हैं हम, ये जो ब्लैक कलर में हमने बनाया है, ये लेयर समझ लो उस एरिया को डोनेट कर रही है जो मध्य अक्षांश है, या ट्रॉपिकल रीजन, नहीं ट्रॉपिकल नहीं, टेम्परेट रीजन है ना। ट्रॉपिकल रीजन तो विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है, टेम्परेट रीजन है मतलब ये 40 से लेकर 60 डिग्री के आसपास का इलाका। उसमें क्या होगा कि जब जो है ग्रीष्म ऋतु होगी तो सतह का तापमान ज्यादा होगा, तब थोड़ा सा यहां पर होगा, और फिर जैसे नीचे आएंगे तेजी से घटेगा और घट के यहां पर पहुंच जाएगा, है ना। लेकिन उसी मध्य अक्षांशों पे जब शीत ऋतु होगी तो वहां पर भी टेम्परेचर यहाँ का जो सतह का है वो घट के 4-5 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। तो जब 4-5 डिग्री पहुंच जाएगा यहाँ पर, और यहां से जाएगी
तो ये जो थर्मोक्लाइन है ये थर्मोक्लाइन नहीं पाई जाएगी, है ना। यानी मध्य अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु में थर्मोक्लाइन होती है और शीत ऋतु में थर्मोक्लाइन एब्सेंट हो जाती है, क्योंकि सतह का तापमान कम हो जाता है और वो उतना हो जाता है जितना नीचे भी है। तो नीचे ऊपर पूरा बराबर टेम्परेचर हो जाता है, इसलिए तापमान में कमी की कोई बात ही नहीं रहती। जब कमी की बात नहीं है तो थर्मोक्लाइन नहीं है। यानी कि मध्य अक्षांशों पे 3 लेयर सिस्टम केवल गर्मियों में डेवलप होता है, शीत ऋतु में डेवलप नहीं होता है। यही आपको जानना है, समझ रहे हो इस बात को। और सुनो, जब हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, पोलर रीजन की, जब हम पोलर रीजन में जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, कुछ इस तरीके से सीधी रेखा बनेगी पोलर रीजन में, ठीक है। मतलब यह है कि पोलर रीजन में सतह का तापमान ही कम है। कई बार ऐसा हो सकता है कि वो 4 डिग्री ना हो, 0 डिग्री हो, या माइनस में कुछ टेम्परेचर हो। अगर माइनस में टेम्परेचर है तो टेम्परेचर पहले बढ़ेगा और फिर 4 डिग्री के आसपास आके वो एग्जिस्ट हो जाएगा, है ना। अगर 4 डिग्री के आसपास है तो सीधी रेखा जाएगी, है ना। तो इस तरीके से ध्रुवीय प्रदेशों पर थर्मोक्लाइन कभी भी पाई नहीं जाती है, क्योंकि वहां पर गर्मियों में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह हमेशा टेम्परेचर 4 डिग्री से नीचे ही रहता है, 4 डिग्री से अप हो ही नहीं पाता है। अच्छा, ये थर्मोक्लाइन वाली बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आई होगी, मुझे आशा है इस बात की, है ना। ये 3 लेयर सिस्टम क्या है, पाया जाना ना पाया जाना ये क्या है, यहां पाया जाता है वहां नहीं पाया जाता ये क्या है, ये सब समझ में आ रहा है सबको। जिसको ना आ रहा हो वो बढ़िया से पूछ ले बिना शर्माए, है ना। अगर शर्मा गए तो रह गए। बेटा कोई पूछे तभी बताएंगे, नहीं तो ऐसे कैसे बताएंगे हम, है? बेटा फिर से बता दें, सब बातें कर। देखो, थर्मोक्लाइन एक लेयर है, उसी पे हमें फोकस करना है। हमें ये देखना है कि किस जगह पे थर्मोक्लाइन पाई जा रही है और किस जगह पे नहीं पाई। थर्मोक्लाइन वो लेयर है कि जहां पर हम गहराई पर जाएं तो टेम्परेचर तेजी से कम, है ना, गिरने लगे टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर जो है 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड से घट के तेजी से 4 डिग्री के आसपास आना चाहिए, है ना। तो 4 डिग्री आसपास वहीं जाएगा, घटेगा वहीं पर जहां ऊपर ज्यादा होगा। जब ज्यादा नहीं है तो नहीं घटेगा। तो ज्यादा कहां, विषुवत-रेखीय क्षेत्र में। तो विषुवत-रेखीय क्षेत्र में हम जब डुबकी लगाएंगे और नीचे जाएंगे तो कुछ दूर तक तो वही रहेगा, फिर धीरे धीरे घटेगा, फिर तेजी से घटेगा और घट के 4 डिग्री के आसपास आ जाएगा। तो समझ लो विषुवत-रेखीय क्षेत्र में थर्मोक्लाइन लेयर पाई जाती है, क्योंकि वहां पर गहराई के साथ टेम्परेचर में तेजी से कमी आ रही है। लेकिन ध्रुवीय क्षेत्र में हम देखें, ध्रुवीय क्षेत्र के सतह का तापमान ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम गहराई में जाना शुरू किए तो टेम्परेचर ऊपर भी 4 डिग्री और नीचे भी 4 डिग्री। तो हम जाएंगे और नीचे और ऊपर के टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और जब कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पर थर्मोक्लाइन नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर में तेजी से गिरावट नहीं आ रही है। अगर गिरावट आती तो थर्मोक्लाइन होती। इसका मतलब यह है कि ध्रुवीय प्रदेश में थर्मोक्लाइन नहीं पाई जाती। जो हमने ये वाली लाइन खींची है ये ध्रुवीय प्रदेशों के टेम्परेचर के चेंज को दिखाती है। ये जो लाइन खींची है ब्लैक कलर की, ये मध्य अक्षांशों के टेम्परेचर के चेंज को दिखाती है, और जो रेड वाली लाइन खींची है ये विषुवत-रेखीय क्षेत्र के टेम्परेचर को चेंज को दिखाती है ना। और ये बता रही है रेड वाली लाइन कि जो सतह का टेम्परेचर है बहुत ज्यादा है और तेजी से कमी आ रही है, तो थर्मोक्लाइन बढ़िया है। मध्य अक्षांशों में ब्लैक वाली लाइन देखे तो ये लाइन बता रही है कि टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है और फिर गहराई के साथ कम हो रहा है, यद्यपि कमी की दर थोड़ा कम है, लेकिन है, यानी थर्मोक्लाइन यहाँ पर भी है। अच्छा, ये जगह नहीं है, ये केवल टेम्परेचर बता रहा है। हम यहाँ पर बता दें कि जो रेड लाइन है ना, ये रेड लाइन हुई, ये ट्रॉपिकल रीजन के लिए है। ट्रॉपिकल रीजन। और फिर कौन सी लाइन है, ब्लैक, ये ब्लैक लाइन है, ये टेम्परेट रीजन के लिए है, टेम्परेट रीजन के लिए है। और जो ये ब्लू कलर वाली लाइन है, ये वाली लाइन पोलर पोलर रीजन है ना, ये ध्रुवीय प्रदेशों के लिए है, ये मध्य अक्षांशों के लिए, टेम्परेट रीजन के लिए है, और ये ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए है ना। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली, तीनों लाइन को देख लीजिए आप और 3 लेयर सिस्टम को समझ लीजिए, है ना। मध्य अक्षांशों के बारे में एक बात ये जानना है कि ग्रीष्म ऋतु में मध्य अक्षांशों पे 3 लेयर सिस्टम डेवलप होता है और
उसी क्षेत्र में शीतऋतु में वो खत्म हो जाता है, क्योंकि सतह का तापमान कम हो जाता है। सतह का तापमान कम हो जाएगा, गहराई के साथ टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं आएगा। जब नहीं होगा तो जो है क्या होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा तो 3 लेयर्स